हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि विद्युत क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब न्यूमेरिकल इतने बोझ लगते हैं जिससे कि हम लोग सॉल्व करने से पहले ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज इन सभी समस्याओं को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, हम हर एक बोर्ड के हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कुछ पदार्थों के बारे में, कुछ मैटर के बारे में, जैसे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास कंडक्टर क्या है। कोई पूछ ले बच्चों कि कंडक्टर मतलब चालक क्या है, तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ हो जिसमें करंट इजीली बह सके, इजीली कंडक्ट हो सके, वो कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब जो है वो हमारे पास क्या है, कंडक्टर, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर। ठीक, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रिसिटी को बहाने का काम करते हैं। और दूसरा नंबर का हमारे पास जब आता है नॉन कंडक्टर, बच्चों क्या आता है? नॉन कंडक्टर। तो जब हम नॉन कंडक्टर मतलब अचालक की बात करते हैं तो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसमें करंट फ्लो होती है लेकिन इसमें करंट इजीली कंडक्ट नहीं होती है, तो हम कहते हैं ये हमारा है नॉन कंडक्टर, मतलब कि अचालक पदार्थ। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो हम कहेंगे ये हमारा नॉन कंडक्टर, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर का मैटर पदार्थ आता है जिसे हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंडक्टर। आपसे अगर चालक, अचालक, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर और अर्धचालक के बारे में पूछे तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, जैसे हम कहें कि हमारे पास जो नॉन कंडक्टर है, उन्हीं नॉन कंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला दें, कुछ गंदगी मिला दें, तो वो खट से क्या बन जाएगा? अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें करंट कंडक्ट होती है, कंडक्टर नहीं कंडक्ट होती, नहीं बहती करंट, वो है अर्धचालक, मतलब नॉन कंडक्टर अचालक। और जिसमें नॉन कंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला दे तो वो बन जाता है सेमी कंडक्टर। बच्चों आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हमारे पास अब हम लोग पढ़ते हैं करंट मतलब धारा। ये करंट क्या है? वैद्युत धारा क्या है? तो वैद्युत धारा जो करंट होती है उसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। I बराबर होता है Q अपॉन T। अभी हमने आपको यह बताया कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी में हैं तो वही करंट को फ्लो करवाने का कारण करेंगे और वही रीजन होंगे करंट को फ्लो होने का। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक टर्मिनल A है और B है और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन A टर्मिनल से B टर्मिनल की ओर फटाफट फ्लो हो रहे हैं, तो इसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगी? करंट। ठीक है, तो बच्चों हम इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये समझ लेते हैं कि किसी चालक पदार्थ में, किसी कंडक्टर में आवेश, चार्ज, आवेश के बहने की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश प्रवाह के बहने की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास करंट है और करंट की यूनिट अगर हमको देखी जाए तो यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये जो कंडक्टर में करंट रहती है उसकी डेफिनेशन है, रिप्रेजेंट किसे करते हैं? I से। यूनिट क्या होती है? एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। और ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। लेकिन ये आप बच्चों आपको बताते हैं कि ये जो करंट है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें स्केलर और वेक्टर दोनों की प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। लेकिन करंट में स्केलर को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि करंट में 70% प्रॉपर्टी स्केलर की होती है। इसलिए बच्चों हम लोग करंट को क्या कहेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। तो करंट के, अच्छा कोई बच्चों आपसे पूछ ले कि बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो हम लोग बताएंगे पॉजिटिव टू निगेटिव। अच्छा, जिधर, सिंपल सी बात है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके जस्ट अपोजिट फ्लो होती है। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है, परंतु बच्चों प्रोटॉन के चलने की डायरेक्शन में करंट चलता है। जैसे प्रोटॉन है वो जा रहा है A टू B, तो करंट बहेगी A टू B।
प्रोटॉन जिधर करंट भी उधर। परंतु अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन अगर ए टू बी जा रहा है तो करंट उसके जस्ट अपोजिट बहेगी बी टू ए। ये हो गई करंट की डायरेक्शन, करंट की डेफिनेशन और करंट का यूनिट। आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर समझ में आया होगा। अब लगे हाथ हम लोग बच्चों चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी इससे सरल होने वाली है, सबसे इजी लैंग्वेज। देखिए, अगर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। अगर हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको ये पता है कि ये प्रोटॉन है, प्लस का होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र क्या है कि ये जो प्लस है तो प्लस के चारों ओर एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होगा जिसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसके अगर अंदर कोई भी आयरन का, लोहे का टुकड़ा आया तो इसको खींच लेगा, लेकिन अगर इसके फील्ड के बाहर है तो ये इसको चिपका नहीं सकता है। इसी तरह मैग्नेट के चारों ओर जो एरिया होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन जो प्लस के चारों ओर एरिया होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए एक प्लस है जिसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज ले लेते हैं Q। अब इस Q चार्ज को हमें उठा, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, मान लीजिए कुछ दूर है। अब बताइए जब ये Q चार्ज इसके रेंज में नहीं है तो क्या ये प्लस इसको अट्रैक्ट कर पाएगा या रिपल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे कि ये जो कोई भी चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, प्रोटॉन हो, ये उठाओ और उठा के ला के धीरे 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 हम कहां पहुंचा दें? इस फील्ड के अंदर ले आए। तो बच्चों, जब किसी चीज को उठा के हम किसी फील्ड के अंदर ला के रखते हैं तो भाई किसी चीज को उठाना है। मान लीजिए जैसे आपको बोरा उठाना है सर पे और लेके जाके कहीं रखना है, तो जब उस बोरे को उठा के ला के रखोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, बिना काम के तो होगा ही नहीं है। तो जब हम किसी चार्ज को उठाते हैं और उठा के किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख देते हैं तो करना पड़ता है कुछ वर्क। मतलब इसको उठाएंगे, कहां लेके आएंगे? किस फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी, ये देखिए फॉर्मूला है पोटेंशियल का, अगर हम Q को मान लें कि 1 कूलम, इसको हम 1 मान लें, इसको अगर हम क्या मान लें 1, तो V को हम लोग W के बराबर लिख सकते हैं। तो कहेंगे किसी 1 कूलम चार्ज को उठाएं, 1 कूलम चार्ज को उठाएं और धीरे धीरे कहां लेकर आए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब हम किसी चार्ज को उठाते हैं, 1 कूलम चार्ज को, और लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क करना पड़ता है वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। कहेंगे 1 कूलम चार्ज को, अच्छा ये पॉइंट रखा कहां है? इन्फिनाइट पर, अनंत पर। कहेंगे 1 कूलम चार्ज को कहां से उठाओ? कहां से उठाओ बच्चों? इन्फिनाइट से, और लाओ कहां पर? वैद्युत के क्षेत्र में। तो जो काम करना पड़ा तुम्हें वहां से लाने में, वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव बोला जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। देखिए W की होती है जूल और Q की होती है कूलम। तो यह है वोल्ट पर कूलम, और यह भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो हमारे पास यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट से उठाते हैं किसी चार्ज को और धीरे 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 क्या करते हैं? लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं। तो जब हम इनफाइनाइट से लेकर यहां रख दिए, कुछ काम करना पड़ गया, यही वर्क ही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये एकदम इजी तरीके की है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो आपको बताया गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब वैद्युत विभवांतर, क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर। तो देखिए, जैसे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस केवल कुछ फर्क है। हम बाहर कहीं से उठाकर लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो वैद्युत विभव कहलाएगा, जो वर्क करा जाएगा। लेकिन अगर कोई Q पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है A पॉइंट पर, और उसे उठा के उसी फील्ड के अंदर किसी दूसरी जगह रख दिया गया, तो हम कहेंगे इसमें जो वर्क करना पड़ा वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। सीधा सा मतलब है इसकी भी यूनिट वही सेम होती है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला होता है VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। बच्चों, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। बाहर से, कहीं बाहर से उठा के फील्ड के अंदर लाओ तो जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन फील्ड में ही पहले से रखा है, उसे उठा के दूसरी जगह पे रख दो तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा।
अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये लोग का न्यूमेरिकल्स कैसे होता है, हम लोग इसे कैसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। सबसे पहले आती है बात करंट की, और फिर उसके बाद आती है वोल्टेज की। किसकी? वोल्टेज और करंट की। तो तुमसे बच्चों कोई पूछ ले कि करंट को हम किस चीज से नापते हैं, तो करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर। क्या होता है बच्चों? अमीटर। अमीटर से वोल्टेज करंट नापी जाती है, और जो वोल्टेज है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। अच्छा बच्चों, करंट कैसे नापते हैं, वोल्टेज कैसे नापते हैं, दोनों का इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, आइए हम उसके बारे में जान जाते हैं। क्या है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, धारा मापी गैल्वेनोमीटर। हम मार्केट से गैल्वेनोमीटर ले आए। अब गैल्वेनोमीटर लाने के बाद क्या करते हैं, एक लंबा सा तार ले लेते हैं, एक वायर ले लिया, तार ले लिया, तार का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को बच्चों ये सिंबल रेजिस्टेंस का होता है। तो हमने एक वायर ले लिया, और इस वायर को हमने क्या किया, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, उस रेजिस्टेंस को हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया, जोड़ दिया पैरेलल में। मतलब मार्केट से एक गैल्वेनोमीटर लाए, और उस गैल्वेनोमीटर में एक वायर हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो था, तो ये बनके तैयार हो गया अमीटर। और लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर में अगर हम एक वायर जोड़ दें, किसमें, बगल में, सीरीज में, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो बन गया वोल्टमीटर। मतलब अगर हम एक लो रेजिस्टेंस का वायर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं तो अमीटर, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का, बहुत ऊंचे रेजिस्टेंस का वायर जोड़ते हैं तो वो वोल्टमीटर। इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब अमीटर बनके तैयार हो गया, तो अमीटर के जैसे मान लीजिए हमें कहीं करंट नापनी है, तो इस अमीटर को ले जाते हैं और सर्किट के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, और करंट नाप के मिल गई। वोल्टमीटर बनके तैयार हुआ, इसे ले गए किसी की वोल्टेज नापनी, तो उसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया, तो वो वोल्टमीटर नाप गया। सीधा सा मतलब यह है कि अगर अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में जोड़ेंगे, और इसको जब अमीटर बना लेंगे तब ले जाके कहीं की करंट नापनी है तो सीरीज में नाप के करंट नापेंगे जोड़ के। और जब हमें गैल्वेनोमीटर के साथ बनाना है वोल्टमीटर, तो हम हाई रेजिस्टेंस का वायर सीरीज में जोड़ेंगे, वोल्टमीटर बन गया। फिर इसे ले जाके हम किसी की वोल्टेज नापनी है तो हम पैरेलल में जोड़ के वोल्टेज नाप लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक आइडियल अमीटर की बात करा जाए तो आइडियल अमीटर के जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, लेकिन एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है। लेकिन आइडियल जैसी बच्चों कोई चीज वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नापने के लिए गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अमीटर को गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने करंट और वोल्टेज के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो इससे भी जबरदस्त और ढांसू होगी, जो नहीं देखेगा वो जरूर रोएगा।